हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने शुरू किया था डेल ऑपरेटर को और फिर देखा था कि डेल ऑपरेटर का कैसे हम तीन तरीके से उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन था वो था हमारा ग्रेडियंट निकालना किसी स्केलर फील्ड का, और फिर हमने लास्ट क्लास में ग्रेडियंट को देखा भी था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद अब हमारे पास बचता है डाइवर्जेंस, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है, और साथ ही साथ बचता है हमारे पास कर्ल, जो कि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। और हमारे पास एक केस में स्केलर रिजल्ट आता है और दूसरे केस में वेक्टर आता है। वो क्यों आता है मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे डाइवर्जेंस को और फिर हमारा लेक्चर एंड होगा कर्ल पे जाके। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो होगा डाइवर्जेंस एंड कर्ल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्जेंस। तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्जेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है किसी वेक्टर का, जो है ए वेक्टर, तो ये क्या है हमारा, ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर ए। यानी जिस वेक्टर का हमें डाइवर्जेंस निकालना है उस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, डेल ऑपरेटर के साथ। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, जो हमें मिलता है वो होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेल ऑपरेटर है इसका वैल्यू कितना होता है, आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई एंड प्लस के कैप डो बाई डो जेड। तो इसके साथ हम डॉट कर देंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ। मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है a1 आई कैप, a2 जे कैप एंड a3 के कैप। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, तो अगर इसको आप प्रोसीड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये होगा हमारा डेल डॉट ए, ये हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है बहुत ही आसान होता है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप के साथ एंड के कैप के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल प्लस डो a2 बाई डो वाई प्लस डो a3 बाई डो जेड। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। तो ये बिल्कुल आसान है, बेहद ही आसान है इसको करना। अब इसके बाद चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। सवाल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बी वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जेड के कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये दिया है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, सवाल है कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट बी, और ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डो बाई डो एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, जो आई का कोफिशिएंट है यानी एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरीके से डो बाई डो वाई, और यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई जेड, सॉरी ये आई जे कैप होगा ये, एंड प्लस डो बाई डो जेड वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाकी को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे सीधा मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स जेड प्लस यहाँ पे टू वाई जेड। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा डाइवर्जेंस आया वो क्या आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसा रिजल्ट देता है, स्केलर रिजल्ट देता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि डाइवर्जेंस एक्चुअल में होता क्या है, डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, तो इसको हम समझते हैं। मैं तीन अलग अलग केस लेता हूँ।
मान लीजिए कि एक में जो हमारा वेक्टर फील्ड है वो कुछ ऐसा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है उस वेक्टर फील्ड का। ठीक है, ठीक है, मतलब जो फील्ड है वो इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है। ठीक, दूसरा हम एक लेते हैं कि एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा जो ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होगा आपका ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये ड्यू टू, खैर जो भी हो, हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना, हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो एक फील्ड ऐसा है जो पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है, और एक फील्ड पॉइंट पे आ रहा है, और एक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, या इसको बी से दिखा देते हैं और इसको सी से दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारा ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, और यहाँ पे सी वेक्टर है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, कि आपको क्या करना है, कि आपको डाइवर्जेंस का वैल्यू बताना है डेल डॉट ए एट, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखा था, इस केस में अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा है ना कि डाइवर्जेंस जो है वो स्पेस का फंक्शन है, यानी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई और जेड के अलग अलग वैल्यू पे डाइवर्जेंस क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये भी एक्स वाई जेड का अगर फंक्शन होगा, तो अगर हम किसी पॉइंट पे, ये मान लीजिए जो ए पॉइंट है, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, तो उस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो हमें कैसा डाइवर्जेंस मिलेगा, कितना मिलेगा वो तो बाद का बात है, उसके लिए हमें ए वेक्टर चाहिए होगा, फिर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा कि एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, तब हम जाके बता पाएंगे कि इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस कितना है। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि डाइवर्जेंस का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं सॉरी, इसका नेचर कैसा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर एट बी पॉइंट, और उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ सी वेक्टर एट सी पॉइंट। ठीक है, ये तीन अलग अलग केस है, और इन तीनों को हम कंपेयर करके हम सीखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आ गया। आपको ये बताना है कि तो इस केस में अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा निगेटिव, और यहाँ पे होगा 0। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से फील्ड जो है वो कितना निकल के जा रहा है, इसका ये मतलब होता है डाइवर्जेंस का। मतलब अगर कोई एक वेक्टर दिया है और आपसे पूछा जाए कि उस वेक्टर का डाइवर्जेंस बताइए आप किसी एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से नेट जो वो वेक्टर फील्ड है वो कितना आउटवर्ड जा रहा है। मतलब अगर इस केस की बात करें तो आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है, आप इस पॉइंट पे बैठ जाइए। अब आपको यहाँ से क्या दिखेगा, आपको यहाँ से दिखेगा कि वे फील्ड इधर जा रहा है, ये भी फील्ड इधर जा रहा है, ये भी फील्ड इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। मतलब आपको ये दिखेगा कि सारा का सारा फील्ड आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे दूर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो और डाइवर्जेंस का डिफिनीशन क्या होता है, डाइवर्जेंस का डिफिनीशन होता है कि नेट आउटवर्ड फील्ड, मतलब कितना बाहर की ओर फील्ड मेरा जा रहा है, वही क्या डिनोट करता है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ये बोलता है कि कितना बाहर की ओर जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सब तो बाहर की ओर ही जा रहा है, मतलब डाइवर्जेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि सारा फील्ड अंदर की ओर, मतलब आपके पास आ रहा है।
और अब आपसे पूछा जाए डाइवर्जेंस बताओ, मतलब क्या बताओ कि नेट फील्ड कितना बाहर जा रहा है, लेकिन आप क्या बोलेंगे सारा फील्ड तो मेरे तरफ आ रहा है। मतलब पूछा जा रहा है बाहर कितना जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपकी तरफ रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस केस में देखिए, अब आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए। अब आपके इस साइड आपको क्या दिखेगा, फील्ड देखिए, फील्ड इधर से आ रहा है और इधर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि फील्ड आया, और इस पॉइंट के अगर इधर देखेंगे तो आपको लगेगा कि फील्ड जा रहा है। मतलब आपको फील्ड आता भी दिखेगा और जाता भी दिखेगा। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि नेट फील्ड इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है। तो इसीलिए इसका होता है 0। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, तो जो डाइवर्जेंस का मतलब है वो ये होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये इट रिप्रेजेंट्स द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ ए वेक्टर फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, इतना आपको में रखना है। ठीक है ना, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस अभी हमने सीखा कि डाइवर्जेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर डाइवर्जेंस का हमने देखा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम आगे आते हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है कर्ल। अब हम जो एक बार कर्ल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारा मिक्स क्वेश्चन आता है, और इनसे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है उसको हम फिर डिराइव करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो कर्ल में क्या होता है, कर्ल में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि डेल ऑपरेटर को, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी एक वेक्टर के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर बी। और ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड एनी वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको हम फिर से कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम दो वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी अगर कोई वेक्टर हो तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको पता होगा, आई कैप जे कैप, और फिर हम यहाँ पे ए वेक्टर लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं बी वेक्टर। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, डेल ऑपरेटर क्रॉस बी, तो यहाँ भी हम आई कैप, और डेल ऑपरेटर का वैल्यू आपको पता है, तो डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। क्यों, क्योंकि डेल ऑपरेटर कितना होता है, आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। तो जो भी आई कैप का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आता है, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ आता है, और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ आता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा बी वेक्टर b1 b2 b3। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई कैप इंटू डो b3 बाई डो वाई माइनस डो b2 बाई डो जेड। अब यहाँ पे b3 का हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, उसी तरीके से b2 का b से, और फिर आगे और भी ऐसा टर्म j कैप के साथ आएगा और फिर k कैप के साथ आएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। तो चलिए एक हम सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कर्ल निकालते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको है वो है फाइंड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड B, जो कि आपको गिवन है एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड के कैप। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस B, इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई एंड डो बाई
दो जेड। अब हम बी वेक्टर को लिख लेते हैं। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर एंड 3x जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप, और यहाँ हो जाएगा डो 3x जेड बाई डो एक्स माइनस, सॉरी एक्स नहीं ये y माइनस डो एक्स वाई स्क्वायर डी जेड माइनस जे कैप में हो जाएगा डो 3x जेड बाई डो एक्स माइनस डो एक्स वाई जेड डी जेड प्लस के कैप, और के कैप हमारा हो जाएगा डो एक्स वाई स्क्वायर डो एक्स माइनस डो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप, और इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए कि सिर्फ y वेरिएबल होगा और बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, और 3x जेड विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे भी देखिए इसमें कोई z का टर्म नहीं है तो ये भी 0 माइनस जे कैप। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, माइनस यहाँ पे z तो एक्स वाई एंड प्लस ये हमारा के कैप, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर बी आ गया एक्स वाई माइनस 3z जे कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड के कैप। ठीक है, और ये भी डाइवर्जेंस की तरह आपसे पूछा जा सकता था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताइए, यानी कि हमारा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या लिखते, एट x 0 y 1 एंड z 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, और पुट करके आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही होगा। अब हम समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। हमने डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा और हमें क्या पता चला कि जो डाइवर्जेंस है वो शो करता है कि कोई भी एक वेक्टर फील्ड एक पॉइंट से कितना बाहर की ओर जा रहा है। अगर नेट कुछ ना कुछ बाहर की ओर जा रहा है तो वहाँ पे जो डाइवर्जेंस का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर उस पॉइंट पे अंदर की ओर मतलब उस पॉइंट पे आ रहा है तो निगेटिव होगा, और अगर उस पॉइंट से नेट ना ही कुछ जा रहा है और ना ही कुछ उस पर आ रहा है तो फिर उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा। अब हम समझते हैं कि कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फिर से इस केस में भी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक वेक्टर है, मान लीजिए कुछ ऐसा वेक्टर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमारा ये स्पेस है तो उसमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, तो ओवरऑल आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है जो कि ऐसा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस केस में क्या होगा कर्ल, और इस केस में कर्ल क्या होगा। तो देखिए इस केस में कर्ल का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा, और इस केस में कर्ल का वैल्यू 0 आएगा। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कर्ल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कर्ल जो है वो दिखाता है कि जो वेक्टर है उसमें रोटेशन कितना है, वेक्टर के भीतर रोटेट करने की टेंडेंसी कितना है किसी पॉइंट के अबाउट। यहाँ भी हम किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वेक्टर को देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के अराउंड वेक्टर क्या रोटेट कर रहा है, तो बिल्कुल रोटेट कर रहा है। वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है कि वो यहाँ पे रोटेशन होता दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा कर्ल आएगा वो कुछ न कुछ आएगा।
और जो कर्ल का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा कुछ ना कुछ, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर ये है जो इधर रोटेट कर रहा है और एक वेक्टर जो कि इधर रोटेट कर रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। तो इसको आप मतलब आपको अपने हाथ को, जो आपको फिंगर्स है राइट हैंड्स के, वो इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो आपका अंगूठा होगा वो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो। तो आपको दिख रहा होगा कि आप इसको जब रोटेट करेंगे इस तरफ, तो आपका जो थंब है अंगूठा वो नीचे की ओर जाएगा, यानी प्लेन के बोर्ड के भीतर की ओर, तो इसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स। और इस केस में अगर आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इस केस में आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो आउट ऑफ प्लेन आ रहा होगा, यानी बोर्ड के बाहर की ओर आ रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन ये होगा और इस केस में इसका डायरेक्शन ये होगा, लेकिन दोनों केस में हमारा कर्ल कुछ ना कुछ आएगा। वो कर्ल इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है। अब हम आते हैं इस केस में। इस केस में मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं या कोई भी ये पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या इस वेक्टर के अराउंड आपको दिख रहा है कि ये रोटेट कर रहा है क्या? तो आपको दिख रहा होगा कि ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसमें ये ट्रांसलेशन ऐसा, मतलब इसका डायरेक्शन बिल्कुल लीनियर है। तो इसीलिए इस केस में जो हमारा कर्ल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा कि डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, और फिर डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आई होप इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इतना ही आप इसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इस डिफिनीसन से इसका जो फिजिकल डिफिनीसन है उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अब हम कुछ डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे। अब हम दो डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला, इसको आप आइडेंटिटी बोल सकते हैं, कुछ ही बोलिए। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट divergence of curl of a vector is equal to 0। ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि जो कर्ल होगा किसी भी वेक्टर का, अगर उस पर फिर से आप डाइवर्जेंस लेंगे, यानी मान लीजिए हमारे पास कोई बी वेक्टर है, तो इसका आपने कर्ल लिया, और फिर से अगर आप जो नया, ये भी आपको पता है कि एक वेक्टर देगा, और इस वेक्टर पे जब आप डाइवर्जेंस लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेल ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी प्रूफ है, जो भी डेरिवेशन है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिंपल जिसका जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है और उसको प्रोसीड करना है, ऑटोमेटिक आपको आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम वही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कर्ल निकाल लेते हैं इसका, और कर्ल निकालने का मेथड आपको पता है, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला से टेल ऑपरेटर का यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम बी वेक्टर लिखेंगे। तो मान लीजिए बी वेक्टर b1 b2 b3, हमने मान लिया कि जो बी वेक्टर है वो है b1 i प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, i कैप दो b3 बाई दो y माइनस
डो बी टू बाई डो जेड माइनस जे कैप डो बी थ्री बाई डो एक्स माइनस डो बी वन बाई डो वाई प्लस के कैप डो बी टू बाई डो एक्स माइनस डो बी वन बाई डो वाई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा डेल क्रॉस मतलब कर्ल हो गया बी वेक्टर का। अब हमें इसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। मतलब हमें ये जो नया वेक्टर मिला है इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं, आपको पता है कि डो बाई डो एक्स और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी डो बी थ्री बाई डो वाई माइनस डो बी टू बाई डो जेड माइनस डो बाई डो वाई और यहाँ पे हो जाएगा डो बी थ्री बाई डो एक्स माइनस डो बी वन बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डो बी टू बाई डो एक्स माइनस डो बी वन बाई डो वाई। ठीक है, अब देखिए इसको हम भीतर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि b3 को पहले आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और फिर जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हम आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डो टू b3 डो एक्स डो वाई, ये आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में, माइनस डो टू बी टू डो एक्स डो जेड माइनस डो टू बी थ्री डो एक्स डो वाई प्लस डो बी वन डो वाई टू। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डो टू बी टू अपॉन डो एक्स डो जेड माइनस डो टू बी वन अपॉन डो वाई डो जेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है क्या। हम b3 पे फोकस करते हैं तो ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी आप b3 देखें तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। अब b2 को देखते हैं तो ये भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो गया। और b1 को आप देखें तो ये भी बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, ये जीरो के इक्वल मिल गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ इन वेक्टर, कोई भी आप वेक्टर ले वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इस चीज़ को आपको याद भी रखना है क्योंकि हो सकता है ऑप्शनल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, और ऑप्शन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपसे डाले जा सकते हैं, जीरो, एक में नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर कुछ और आइडेंटिटी, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक आइडेंटिटी है वेक्टर का जो आपको याद भी रखना है, और इसको कैसे हमने डिराइव किया ये भी आपको सीख के रखना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसको डिराइव करना। ठीक है, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको डिराइव करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, ये जीरो है, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि कोई स्केलर फील्ड है उसका आप ग्रेडियंट लेंगे और फिर इसका आप कर लेंगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो फिर से इसको भी हम कैसे करेंगे, सिंपल जो हमने किया था आराम से इसको प्रोसीड करेंगे और अपने आप हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लेंगे कि लेट फाई कोई है, एक स्केलर फील्ड है, ठीक है, बी ए स्केलर फील्ड। तो इसका सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेड फाई कितना होगा, मैंने आपको बताया था आई कैप डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई प्लस के कैप
दो फाई बाई दो जेड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा ग्रेड फाई इसका निकल गया। अब हमें इसका कर्ल लेना है, यानी कि जो भी हमें यहाँ वेक्टर मिला है इसका हम कर्ल ले लेंगे। तो कर्ल मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पे पहला वाला वेक्टर जो कि यहाँ पे क्या है हमारा डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर का वैल्यू आपको पता है। अब उसके बाद दूसरा वाला वेक्टर यानी ये पूरा वेक्टर, और यहाँ पे आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, दो फाई बाई दो एक्स, दो फाई बाई दो वाई एंड दो दो जेड, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप, और ये हो जाएगा दो टू फाई अपॉन दो वाई दो जेड मिलेगा ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि पहले आप जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसके बाद इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका यही मतलब हुआ। अब इसके बाद आइए, ये हो गया माइनस दो टू फाई अपॉन दो वाई दो जेड, ठीक है। फिर जे कैप देखेंगे तो ये हो जाएगा दो टू फाई अपॉन दो एक्स दो जेड माइनस दो टू फाई अपॉन दो एक्स दो जेड, और इसी तरीके से के कैप का देखेंगे तो इसमें भी देखिए पहले ये फिर ये, तो हमारा क्या हो जाएगा दो टू फाई अपॉन दो एक्स दो वाई माइनस दो टू फाई अपॉन दो एक्स दो वाई। अब आपको देखिए कि ये और ये सेम कैंसिल आउट, ये सेम कैंसिल आउट, ये सेम कैंसिल आउट, तो फिर से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई कितना होता है, जीरो। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने दो आइडेंटिटी देखा अब तक हमने दो आइडेंटिटी देखा। पहला हमने क्या देखा था, पहले हमने ये देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको देखिए इसको याद कैसे रखना है। तीन चीज़ हमने पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंस, उसके बाद कर्ल, और उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेडियंट निकालना। यही तीन चीज़ हमने पढ़ा था ना। तो आपको देखिए इस ऑर्डर में लिख देना है, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था पहले ग्रेडियंट को, फिर डाइवर्जेंस को, फिर कर्ल को, खैर जो भी हो ऑर्डर। अब इसको ऐसे लिख देंगे, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल इस ऑर्डर में पढ़ना है। ग्रेडियंट ऑफ कर्ल कितना होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, सॉरी आपको ऐसे देखिए, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल कितना होगा, जीरो, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये कितना होगा, जीरो, ठीक है ना। थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको फिर से हम इसको फिर से सीखते हैं। हो गया डाइवर्जेंस, ये हो गया कर्ल, और ये हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। इस ऑर्डर में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ठीक है,
डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होगा हमारा 0, एंड उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ये भी हमने क्या देखा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आप ऐसे याद करें या फिर आप इसको ऐसे याद कर लें। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके एक दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है। कभी कभार क्या होता है कि स्पेसिफिक कहाँ पे डॉट है, कहाँ पे क्रॉस है, ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा एक छोटा सा एनालिसिस है जिसको अगर आप कर लेंगे तो आप इजीली इसको कर जाएंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 3 चीज़ है। एक है डाइवर्जेंस, उसके बाद है कर्ल, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, एक था ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट यानी एक डॉट किसी वेक्टर के साथ, एक क्रॉस किसी वेक्टर के साथ, और ये किसी स्केलर पे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, 3 मिला के ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जो जो कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है वो सब बनाइए। इसको बनाने से क्या होगा कि आपके अंदर अगर कुछ डाउट आ रहा होगा ऐसा कि इसको हम कैसे ध्यान में रखें, कि क्रॉस था या डॉट था या ग्रेडियंट था, पहले क्या था, तो ईजिली आपको फिर ये याद हो जाएगा और समझने में आसान रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारा केस बनाते हैं। सबसे पहले हम डाइवर्जेंस को लेते हैं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, कर्ल। अब देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि कर्ल है तो हमने ए वेक्टर क्यों ले लिया, क्योंकि कर्ल है तो कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ वेक्टर क्वांटिटी ही हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब उसके बाद लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, अब जैसे देखिए जैसे ही ग्रेडियंट का बात आया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ग्रेडियंट किस पे लागू होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी पे। तो डाइवर्जेंस के साथ सारा केस पॉसिबल हो गया कि डाइवर्जेंस हम किसका किसका ले सकते थे, कर्ल का ले सकते थे और ग्रेडियंट का ले सकते थे। अब चलिए कर्ल लेते हैं सबका। कर्ल हम किसका ले सकते हैं, डाइवर्जेंस। फिर से जब डाइवर्जेंस का बात आएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा दोनों क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस हो गया, अब ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट हो गया। अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी सारा केस बन गया। अब हम ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ कर्ल। ठीक है, कोई भी एक ए वेक्टर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना जितना सारा केस पॉसिबल था वो हमने बना लिया। अब हम 1 बाई 1 देखते हैं कि इसमें से कौन केस वैलिड है और कौन वैलिड नहीं है। इसको देखिए, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, स्केलर मिलेगा, और स्केलर यहाँ पे वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं, यहाँ से हमें वेक्टर मिलेगा, यहाँ से हमें वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर पे हम डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा केस सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी पे अब हम वेक्टर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस क्या है हमारा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, तो ये भी केस क्या है हमारा, वैलिड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिल रहा है, और बाहर हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, और हमें आपको पता है कि ग्रेडियंट हम किस पे लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी पे ही लेते हैं, तो ये भी केस हमारा क्या है, वैलिड हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, और क्या ग्रेडियंट आप वेक्टर क्वांटिटी पे लगाते हैं, नहीं, हम ग्रेडियंट लगाते हैं स्केलर पे, तो ये भी हमारा केस क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा।
तो हमने 1 2 3 4 5 6 केसेस बनाया था और उसमें से 2 केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने क्या एक स्टेटमेंट देखा था कि आपको ऐसे लिख लेना है डाइवर्जेंस, यहाँ पे कर्ल और यहाँ पे ग्रेडियंट। और आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0। सिंपल है ये। तो यहाँ देखिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। डाइवर्जेंस ऑफ इसका वैल्यू हमें अब तक नहीं पता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका कितना होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ये हमने देखा था, ये कितना हो गया 0। अब और ये केस क्या है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, इसका ही वैल्यू हमने नहीं देखा था और ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो 6 केस हमने बनाया, या अभी बनाने बैठेंगे तो मैक्सिमम 6 केस बनेगा, उसमें से 2 केस तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 का हमने वैल्यू देख लिया और इन दोनों का वैल्यू अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि इन दोनों का वैल्यू कितना होता है। वैसे भी अगर आप चाहें तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद से, सेम प्रोसेस है, वैसे ही आपको करना है। पहले यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना होगा, उसके बाद फिर उसका डाइवर्जेंस, और यहाँ पे पहले आप डाइवर्जेंस निकाल लें और फिर उस पर आप उसका ग्रेडियंट निकाल लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ और हम थ्योरम्स और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम डाइवर्जेंस और कर्ल पे, और फिर उसके आगे हम अपने अगले टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे।